वेलकम बैक स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑर्गेनिक फूड ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है। ये जो ऑर्गेनिक फूड ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, इनकी सिंथेसिस होती है ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसको कहा जाता है कैल्वन साइकिल। तो कैल्वन साइकिल में किस तरह से ऑर्गेनिक फूड ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है, इस वीडियो लेक्चर में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट लेते हैं कैल्वन साइकिल से। तो कैल्वन साइकिल को हम कहते हैं डार्क रिएक्शंस। तो डार्क रिएक्शन इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसके लिए डार्क लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। तो इस वजह से इस कैल्वन साइकिल को हम डार्क रिएक्शंस का नाम देते हैं। अब इस डार्क का मतलब ये नहीं कि ये जो कैल्वन साइकिल है या ये जो डार्क रिएक्शंस है ये नाइट टाइम होती है। ये कैल्वन साइकिल, ये डार्क रिएक्शन बेसिकली ड्यूरिंग द डे टाइम्स ही होता है, लेकिन डायरेक्टली इनके लिए लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इस वजह से हमने लाइट रिएक्शन को सेपरेट करने के लिए, इनके दरमियान डिफरेंशिएशन लाने के लिए हमने कैल्वन साइकिल को डार्क रिएक्शंस का भी नाम दिया। अब यहाँ पर देखिए, इसको कहा जाता है C3 साइकिल और C3 पाथवे भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पोस्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है फास्फोग्लाइसेरिक एसिड या फास्फोग्लाइसरेट। तो फास्फोग्लाइसरेट और फास्फोग्लाइसेरिक एसिड, ये हमारे पास क्या है, ये बेसिकली 3 कार्बन कंपाउंड है, यानी पोस्ट स्टेबल कंपाउंड यहाँ पर बनता है फास्फोग्लाइसरेट और ग्लाइसरिक एसिड, और इनमें होती है 3 कार्बन्स। तो इस वजह से कैल्वन साइकिल को C3 पाथवे और C3 साइकिल भी कहा जाता है। अब यहाँ पर बेसिकली इसको हम C3 फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कुछ MCQ से, यहाँ पर आप याद रख सकते हैं। हमारे पास 3 टाइप के फोटोसिंथेसिस का जिक्र इस चैप्टर में किया गया। एक को कहते हैं C2 फोटोसिंथेसिस, द फर्स्ट वन दैट इज द C2 photosynthesis. The second one that is C3 photosynthesis. And the third one that is C4 photosynthesis. अब C2 फोटोसिंथेसिस में बेसिकली यहाँ पर फॉर्मेशन होती है स्टेबल कंपाउंड दैट इज ग्लाइकोलेट्स। तो ग्लाइकोलेट बाय नेचर क्या है, ये है 2 कार्बन कंपाउंड, और ये ग्लाइकोलेट इनकी सिंथेसिस होती है ड्यूरिंग द फोटो रेस्पिरेशन, के चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक है। तो C2 फोटोसिंथेसिस कहा जाता है फोटो रेस्पिरेशन को, फोटो रेस्पिरेशन। अब ये जो C3 फोटोसिंथेसिस है, ये डार्क रिएक्शन और कैल्वन साइकिल को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर फास्फोग्लाइसरेट और ग्लाइसरिक एसिड बनता है जिसमें 3 कार्बन होती है। तो इस वजह से C3 फोटोसिंथेसिस को कहा जाता है कैल्वन साइकिल और डार्क रिएक्शंस। इसके अलावा चैप्टर का लास्ट टॉपिक है दैट इज C4 फोटोसिंथेसिस। तो C4 फोटोसिंथेसिस में बेसिकली होती है ऑक्सोलो एसीटेट और एसिटिक एसिड। ऑक्सोलो एसिटिक एसिड या ऑक्सोलो एसीटेट ये बनता है, और इनमें क्या होती है, 4 कार्बन होती है। तो इस वजह से इसको C4 फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो ये कुछ पॉइंट है जो कि MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है, आपने रिमेंबर करना है। अब यहाँ पर देखिए, इसको कैल्वन साइकिल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसको फॉर द फर्स्ट टाइम 1950 में मेल्विन कैल्वन ने डिस्कवर किया था। तो इस वजह से इसका नाम बन गया कैल्वन साइकिल। अब ये जो कैल्वन साइकिल है, ये बेसिकली होता है इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट।
अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्यों कैल्वन साइकिल स्ट्रोमा में होता है, ग्रेना में क्यों नहीं होता। तो मेनली अगर यहाँ पर बात की जाए तो ये कैल्वन साइकिल बेसिकली इस वजह से स्ट्रोमा में होता है क्योंकि इस कैल्वन साइकिल को ऑपरेट करने के लिए कुछ इनिशियल सब्सटेंस रिक्वायर होते हैं, जैसे एटीपी है एंड NADPH है। तो ये बेसिकली द इनिशियल सब्सटेंस है जो कि रिक्वायर्ड होती है पार द कैल्वन साइकिल। और ये जो एटीपी है एंड रिड्यूस कोएंजाइम NADPH है, ये बेसिकली क्या है, ये है द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शंस। तो ये लाइट रिएक्शंस के प्रोडक्ट बेसिकली रिक्वायर्ड होती है पार द कैल्वन साइकिल। और ये मेन रिलेशनशिप है, ये मेन कनेक्शन पॉइंट है जो कि लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शंस को रिलेट करती है। तो इस वजह से बेसिकली ये प्रोडक्ट इनकी सिंथेसिस होती है इन द स्ट्रोमा। तो इस वजह से कैल्वन साइकिल ऑपरेट होता है इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट एंजाइम है जिसके एमसीक्यूज आते हैं, दैट इज द रोबेस्को एंजाइम। नाउ दिस रोबेस्को एंजाइम इट इज वन ऑफ द मोस्ट abundant protein in nature. This is actually the most abundant प्रोटीन इन नेचर। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ इन नेचर। सेकंड पॉइंट दीज आर बाय नेचर क्या है, ये एक्चुअली ग्लोबुलर प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन से। अब अगर हम थर्ड चैप्टर को रिकॉल करें तो जिसमें हमने बात की है कि देयर आर 6 क्लासेस ऑफ एंजाइम। तो ये रोबेस्को एंजाइम बेसिकली लाइस क्लास से बिलोंग करता है, लाइस क्लास ऑफ एंजाइम से ये बिलोंग करता है। अब थर्ड देखिए, इट इज कॉल्ड ए पेसमेकर ऑफ द कैल्वन साइकिल। रोबेस्को को कहा जाता है पेसमेकर ऑफ कैल्वन साइकिल, यानी कैल्वन साइकिल को चलाने के लिए क्या होती है, ये रिक्वायर्ड होता है रोबेस्को। तो इस वजह से इसको कहा जाता है पेसमेकर ऑफ कैल्वन साइकिल। अब ये जो रोबेस्को एंजाइम है ये हमारे पास क्या है, ये एक बाई फंक्शनल एंजाइम है। दिस इज एक्चुअली द बाई फंक्शनल एंजाइम। तो ये 2 टाइप की फंक्शन परफॉर्म करता है। द फर्स्ट फंक्शन दैट इज द carboxylase function and the second one that is oxygenase function. So the first one that is the carboxylase यानी कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और इसको अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ ये फैक्स कर देती है। सो दिस इज एक्चुअली द फंक्शन ऑफ एस कार्बोक्सिलेस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। दूसरा है एस ऑक्सीजनेस। तो ये बेसिकली कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो ये रोबेस्को एंजाइम लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को और इसे अटैच कर देते हैं RuBP के साथ। तो RuBP हमारे पास एक 5 कार्बन और कंपाउंड है, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड को अटैच कर देता है। तो यहाँ पर स्टार्ट होता है कैल्वन साइकिल। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है एंड ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इस केस में रोबेस्को बेसिकली RuBP के साथ ऑक्सीजन को अटैच करता है, RuBP को कंबाइन कर देता है विद द ऑक्सीजन। तो यहाँ पर स्टार्ट होता है पोटो रेस्पायरेशंस। तो ये पोटो रेस्पायरेशन स्टार्ट हो जाता है। सो दिस इज एक्चुअली द रोबेस्को एंजाइम। अब अगर स्टेजेस की बात करें कि कौन सी स्टेजेस है इन द कैल्वन साइकिल जिसकी रिजल्ट में क्या बनती है, ऑर्गेनिक फूड ग्लूकोज के सिंथेसिस होती है। तो इनमें फर्स्ट स्टेज है दैट इज द कार्बन फिक्सेशन, जिसको हम कार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं, कार्बोक्सिलेशन और कार्बन फिक्सेशन। तो कार्बोक्सिलेशन मीन एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन फिक्सेशन का मतलब है कि इनऑर्गेनिक कार्बन को ऑर्गेनिक कंपाउंड का हिस्सा बनाना। दिस इज कॉल्ड एज कार्बन फिक्सेशन।
and the second stage that is the reduction, and the third one that is the regeneration of RUBP। तो इसको कैल साइकिल इसी वजह से कहते हैं क्योंकि यहाँ पर मेन इनिशियल सब्सटेंस है RUBP जो कि एक 5 कार्बन कंपाउंड है, तो ये इनिशियल में भी रिक्वायर्ड होती है एंड द फाइनल इसको वापस से रीजनरेट किया जाता है, तो हमारे पास एक साइकिल बनता है। तो इस वजह से इसको हम साइकिल का नाम देते हैं और इस साइकिल को बुक में नाम दिया केल्विन बेंसोन साइकिल। बेंसोन साइकिल यानी इनिशियल सब्सटेंस एट द रिजल्ट वापस से रीजनरेट होता है, तो इस वजह से इसको हम केल्विन बेंसल साइकिल भी कहते हैं। अब देखते हैं डायग्राम के थ्रू कि किस तरह से कार्बन फिक्सेशन होती है, रिडक्शंस होती है और किस तरह से वापस RUBP को रीजनरेट किया जाता है। अब ये है बेसिकली द केल्विन साइकिल जिसमें बेसिकली ग्लूकोज के सिंथेसिस होती है। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास है कार्बन फिक्सेशन। तो फर्स्ट ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये प्लांट इन्वायरमेंट से लेती है, थ्रू द स्टोमेटा ये प्लांट की बॉडी में एंटर हो जाता है। तो इसको एक्सेप्ट करने के लिए हमारे पास होती है 5 कार्बन शुगर जिसको कहा जाता है राइबोलोस बिसफास्फेट, यानी 1,5 राइबोलोस बिसफास्फेट जिसको कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये एंटर हो जाते हैं और ये यहाँ पर इनको एक्सेप्ट करता है बाय द 3 मॉलिक्यूल ऑफ 1,5 राइबोलोस बिसफास्फेट। एक्चुअली इनकी कॉम्बिनेशंस होती है विद द हेल्प ऑफ रोबेस्को एंजाइम। अब ये रोबेस्को एंजाइम बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर देता है विद द 1,5 राइबोलोस बिसफास्फेट। जैसे ही इनकी फिक्सेशन होती है तो यहाँ पर बनता है 6 कार्बन कंपाउंड। अब ये जो 6 कार्बन कंपाउंड है ये अनस्टेबल होता है, ये स्प्लिट हो जाता है डायरेक्टली इनटू द 3 कार्बन स्टेबल कंपाउंड जिसको कहा जाता है 3-फॉस्फोग्लाइसरेट। अब यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल ऑफ 6 कार्बन अनस्टेबल कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई है, लेकिन ये डायरेक्टली जब स्प्लिट हो जाते हैं उन्हें से स्टेबल कंपाउंड 3 कार्बन वाला बन जाता है जिसको कहा जाता है 3-फॉस्फोग्लाइसरेट। तो ये बेसिकली नंबर में होते हैं, दे आर 6 इन नंबर। सो द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड यहाँ पर बनता है PGA जिसको फास्फोग्लाइसरेट और ग्लाइसरिक एसिड भी कहा जाता है। तो इस वजह से केल्विन साइकिल को हम C3 पाथवे और C3 साइकिल भी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्या होती है, बेसिकली ये जो 6 मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोग्लाइसरेट PGA है इनके साथ इनऑर्गेनिक फास्फेट को अटैच किया जाता है और ये इनऑर्गेनिक फास्फेट बेसिकली आता है फ्रॉम द ATP। क्योंकि यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल ऑफ PGA है तो यहाँ पर 6 इनऑर्गेनिक फास्फेट की रिक्वायरमेंट होती है, तो 6 ATP यहाँ पर इनके हाइड्रोलाइसिस होती है और इनसे बनता है 6 ADP अलॉन्ग विद द प्रोडक्शन ऑफ 6 इनऑर्गेनिक फास्फेट। अब यही इनऑर्गेनिक फास्फेट आते हैं और इनकी फर्स्ट पोजीशन पर अटैच हो जाते हैं, तो यहाँ पर अनदर प्रोडक्ट बनता है जिसको कहा जाता है 1,3-बिसफास्फोग्लाइसरेट। ये भी क्या होते हैं, ये भी नंबर में 6 ही होते हैं। नेक्स्ट क्या होती है रिडक्शन, जो कि सेकंड स्टेज कहलाता है केल्विन साइकिल का। तो इसको रिडक्शन के लिए बेसिकली हमारे पास को एंजाइम का होना ज़रूरी है जिसकी सिंथेसिस ऑलरेडी हो चुकी है इन द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर ये 6 मॉलिक्यूल है तो 6 NADPH यहाँ पर इनकी ब्रेकडाउन होती है, तो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन आयन रिलीज हो जाता है। यही हाइड्रोजन आयन जब इन ये लेता है 1,3-बिसफास्फोग्लाइसरेट तो ये इनसे बन जाता है ग्लाइसर अल्डिहाइड 3-फास्फेट, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड की जब भी आप रिडक्शन करते हैं तो आपके पास आती है अल्डिहाइड। तो ये अल्डिहाइड हमारे पास बन चुका है, दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइसर अल्डिहाइड 3-फास्फेट। तो ये भी 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब इन 6 मॉलिक्यूल में एक जो ग्लाइसर अल्डिहाइड 3-फास्फेट है ये साइकिल को लीव करता है ताकि इनसे आगे चल के ग्लूकोज के सिंथेसिस होते हैं। ये G3P जिसको हम ग्लाइसर अल्डिहाइड 3-फास्फेट कहते हैं, एक मॉलिक्यूल जब यहाँ से रिमूव होता है तो इनको रिवर्स ग्लाइकोलिसिस के थ्रू इनसे बनाया जाता है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज की एक स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ग्लूकोज में बेसिकली 6 कार्बन होती है, लेकिन ये बेसिकली क्या है, ये है 3 कार्बन कंपाउंड।
तो 1 ग्लूकोज के बनाने के लिए हमें इस साइकिल को अगेन चलाना पड़ता है ताकि 1 मालिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बना सके। अब ये जो रिमेनिंग 5 मालिक्यूल ऑफ G3P है, ये यहाँ पर इनको अगेन रीअरेंज करके इनसे हमें RUBP को वापस से रिजनरेट करना है, यानी थर्ड स्टेप हमारा स्टार्ट हुआ। अब 5 मालिक्यूल ऑफ G3P यहाँ पर एंटर हुई है, तो दिस इज द 5 मालिक्यूल ऑफ G3P। अब अगर इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इनमें होती है 3 कार्बन। टोटल इनकी अगर नंबर की बात करें तो ये 5 मालिक्यूल है। तो हम अगर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आती है 15, यानी ओवरऑल इनमें 15 कार्बन्स प्रेजेंट है। अगर RUBP की बात करें 1,5-राइबोलोस बिस्फास्फेट की, तो ये भी हमारे पास एक मालिक्यूल में 5 कार्बन्स होते हैं और ओवरऑल यहाँ पर 3 मालिक्यूल प्रेजेंट है, यानी 3 मालिक्यूल है, हर एक मालिक्यूल में 5 कार्बन्स होते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर भी 15 कार्बन प्रेजेंट है। तो सिंपली हमने इस G3P की रीअरेंजमेंट करनी है, तो यानी इन G3P को हमने 3 मालिक्यूल में अरेंज करना है और हर एक मालिक्यूल में हमने 5 कार्बन रखनी है। तो यहाँ पर हमारे पास बनता है 5-राइबोलोस फास्फेट। 5 फास्फेट यहाँ पर प्रेजेंट है इन 5 मालिक्यूल ऑफ G3P। इनमें बेसिकली हम जब रीअरेंजमेंट जब हम इसकी करते हैं तो इससे बनता है हमारे पास 3 मालिक्यूल बनते हैं 5-राइबोलोस फास्फेट की। और इनमें बेसिकली कितने कार्बन इन 3 मालिक्यूल्स ऑफ राइबोलोस फास्फेट में होंगे, दैट इज 15 कार्बन्स। अब यहाँ पर 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट रिमूव होता है और 3 फास्फेट बेसिकली यहाँ पर 5 पोजीशन पर जुड़ जाते हैं। तो दैट इज एक्चुअली द 5-राइबोलोस फास्फेट की 3 मालिक्यूल यहाँ पर बन चुके हैं। अब सिंपली हमने इसको इनसे बनाना है 1,5-राइबोलोस बिस्फास्फेट, यानी सिंपली हम इन 3 मालिक्यूल और 5-राइबोलोस फास्फेट में इनऑर्गेनिक फास्फेट की एडिशन करनी है और ये इनऑर्गेनिक फास्फेट हम लेंगे फ्रॉम द ATP। तो यहाँ पर जब 3 मालिक्यूल ऑफ ATP की स्प्लिटिंग होती है तो हमारे पास 3 ADP अलॉन्ग विद द प्रोडक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक फास्फेट 3 बनते हैं। यही इनऑर्गेनिक फास्फेट आते हैं और इनकी फर्स्ट कार्बन पर अटैच हो जाते हैं तो और हमारे पास वापस से रीजनरेट होता है 1,5-राइबोलोस बिस्फास्फेट, जिससे अगेन ये साइकिल स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो 3 ATP 6 ATP यहाँ पर यूटिलाइज हुई है, जबकि 3 ATP यहाँ पर यूटिलाइज हुई है, यानी 1 मालिक्यूल ऑफ G3P को बनाने के लिए हमें 9 ATP की रिक्वायर्ड होती है एंड यहाँ पर 6 NADPH मालिक्यूल यूटिलाइज होते हैं। सो दिस इज एक्चुअली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 G3P यहाँ पर 9 ATP एंड 6 NADPH यूटिलाइज होते हैं। अब अगर एक ग्लूकोज की बात करें कि एक ग्लूकोज को बनाने के लिए हमें कितने ATP NADPH की रिक्वायर्ड होती है, तो ये है 3 कार्बन कंपाउंड। तो इसके लिए हमें बेसिकली 6 कार्बन ग्लूकोज को बनाना है, तो इसके लिए हम इस कैल्विन साइकिल को अगेन चलाएंगे। तो जब हम दूसरी साइकिल डायरेक्ट रिएक्शन को जब हम चलाएंगे तो ओवरऑल हमारे पास बनेंगे 18 ATP। एक ग्लूकोज को बनाने के लिए हमें 18 ATP एंड 12 NADPH रिक्वायर्ड होते हैं और 6 मालिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्लूकोज के बनाने के लिए क्या होती है, रिक्वायर्ड होती हैं। सो ये कुछ पॉइंट है जो कि MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है। सो दिस इज ओवरऑल अबाउट द कैल्विन साइकिल। आई थिंक आपको लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है, कहीं पर क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।